नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंडिया स्टडी जोन। मैं सौरभ सबके बीच लेके आया हूँ। आज एक नया टॉपिक करेंगे हिस्ट्री का। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उसको आज हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे और देखेंगे कि क्या बेसिकली इसके बीच अंतर क्या है और उसको अच्छे से समझेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इसको हम समझ नहीं पाते। जो छोटी किताबें होती हैं, मतलब जैसे जो नॉर्मल लोकल ऑथर्स की होती हैं, उसमें हम लोग सिंपल ये देख पाते हैं कि हाँ, वर्ण व्यवस्था क्या था, वो रंगों के आधार पे था, वो कर्मों पे बेस्ड था। और जाति व्यवस्था थी, ये बहुत जटिल थी। और ये कैसे हुई, जटिल थी और इसमें काफ़ी हानियाँ हुई सामाजिक में। समाज को तोड़ा इसने, जो भी किया हम सब समझते हैं। मगर इन दोनों का जो मेन फैक्ट है वो क्या है, वो हमें जानने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि हम वर्ण व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि जाति प्रथा से बहुत पहले की बात है। वर्ण व्यवस्था क्यों शुरू हुई, कैसे हुई, इसके बीच में क्या इसके पीछे फैक्ट है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। ऑथर्स का क्या कहना है। हम सबसे पहले इसका रेफरेंस लेंगे आर एस शर्मा से। आर एस शर्मा जो ऑथर है, डॉक्टर आर एस शर्मा, वही उन्हीं के हम रेफरेंसेस आपको बताएंगे। ठीक है, आइए, सबसे बड़ी बात, वर्ण व्यवस्था को अगर हम लोग देखें तो वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में आर्यों के आगमन से शुरू होती है। आर्य जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ, जब उसमें उसका पतन हुआ, उसका डाउनफॉल हुआ, तब आर्यों का आगमन कहा जाता है कि तब आर्य आए। इसके पीछे काफ़ी थ्योरीज हैं, होमलैंड थ्योरी ऑफ आर्यंस, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मगर पहले हम वर्ण व्यवस्था पे आते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में समाज में कोई भी भेदभाव नहीं था, कोई भी कुछ नहीं था। आर्य आए, पहले लोगों को सिर्फ जन कहा जाता था। ठीक है, जन यानी कि लोग, जो बात होती है। मगर बाद में पर जब आर्य आए तो समाज बट गया आर्य और अनार्य में। कि पहले जो बाहर से आए, ऐसा कहा जाता है कि ये आर्य जो थे, ये एक तरीके चरवाहे थे, फूड के लिए इधर से उधर, बंजारों के तरीके से ये खाने के लिए अपने जानवरों के साथ इधर से उधर आते जाते थे। ठीक है, और इनके जो भारत आए तो इनकी फाइट हुई किससे, अनार्यों से। अनार्यों से, ठीक है, अनार्यों से फाइट होती है इनकी। तो क्या होता है, आर्य जो थे उन्होंने इनको हरा दिया, जो भारत में रहते थे उनको हरा के यहाँ पे ये रहने लगे। तब यहाँ से सब लोग आगे बढ़े, मतलब सब मिलजुल के आगे बढ़े। तो इसमें जब ये लोगों ने एंट्री की यहाँ पे, तब जन से पहले, जब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जन बोला जाता था, मगर जन से पहले जो कुछ लोगों को क्या क्या बोला जाता है वो देखिए। जन से पहले लोगों को जो काफी अर्थों में हमें उल्लेखित मिलते हैं वेदों में या कभी रेफरेंसेस जो मिलते हैं, आर्य बोला जाता था, जो कि ये होते थे। क्रिस्टी बोला जाता था। क्रिस्टी वो होता था जो एक जगह रह के किसानी करता था, या एक जगह रह के वो अपना जीवन व्यापन करता था, जीवन जीता था अपना, क्रिस्टी उसको कहा जाता था। और चर्षणी, ये आप ये देखिए, हाँ, ये शब्द चर्षणी ये आता है। इन सब चीजों से हम लोगों को, एक समूह को, एक लोगों को बोलते थे। जैसे जन से पहले हम ये सारे शब्दों से लोगों के बारे में जानते थे। ठीक है, बिफोर दिस उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि वर्ण व्यवस्था अब अपना रूप बदल रही है। वर्ण व्यवस्था में अब लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जब फाइट होती है इनसे, क्या नाम है इसका, अनार्यों से, तो क्या करते हैं, इनको हरा देते हैं और यहाँ पे रहने लगते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे ये रहते हैं उसके हिसाब से इनका काम चलता रहता है। ये अपना यहाँ पे जीवन, फैमिली बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे रहने लगते हैं। मगर अब इनको सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी मतलब कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सिर्फ कर्मों पे बेस्ड था, कोई इसमें जाति प्रथा नहीं थी या कोई जन्मजात से नहीं था। अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे मैं हूँ, तो अगर मैं जैसे क्षत्रिय कुल में हूँ, तो अगर मैं पढ़ाने वाने में मेरी रुचि है तो मैं ब्राह्मण कैटेगरी में आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे पंडित ये नहीं होते कि एक वैसा पंडित नहीं, पंडित माने नॉलेज, ठीक है, या वो सब चीज़। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों को ये ध्यान देना है कि सिर्फ एक नॉलेज के बेस पे हम ब्राह्मण कैटेगरी मानते थे। ठीक है, या एक फाइटर के बेस पे, एक सैन्य बल के नाते या क्षत्रिय के नाते उसको हम लोग
क्षत्रिय मानते थे, फाइटर मानते थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होता है। और इसमें तीन अब आते हैं, इसमें वर्ग कैसे डिवाइड हुए थे। पहला तो ब्राह्मण हो गया, ठीक है, ब्राह्मण हो गया, उसके बाद क्षत्रिय हो गया, उसके बाद हो गया वैश्य। वैश्य, ये तीन थे। ठीक है, चौथा बाद में आता है। इन तीन में क्या होता है, जब कोई भी बच्चा है, अगर उसकी इच्छा नहीं है, वो चाहता है मैं पढ़ाऊं लिखाऊं, ठीक है, मैंने पढ़ाना है बच्चों को, तो वो इस कैटेगरी में आके अपना जीवन मतलब अपने कर्म करेगा, क्योंकि उसका व्यवसाय क्या बन जाएगा, ब्राह्मण कैटेगरी, वो पढ़ाएगा बच्चों को। तो क्या रहेगा, वो ब्राह्मण बन के बच्चों को पढ़ाएगा और वो आगे अपनी लाइफ करेगा, उसके बदले में उसको जितनी आमदन होगी उसके हिसाब से वो अपना फैमिली पालेगा। ठीक है, सोशल लाइफ में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और ना तो कोई प्रेशर डालता था किसी के ऊपर कि किसी ने क्या करना है क्या नहीं करना है, सब स्मूथली चलता था, सब प्रेम भाव से रहते थे। ठीक है, और क्षत्रिय, इनमें क्या हो गया था कि इनको इनके एक विचार थे कि यार अगर एक बंदा है वो पढ़ा नहीं सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता, एक बंदा लड़ाई नहीं कर सकता, एक बंदा वो नहीं कर सकता, तो हम क्या करें, हम थोड़ा डिवाइड कर देते हैं कि ये काम जिसको जिसको जिस चीज में रुचि है वो उसमें हो जाए। ये सारा काम आर्यों की तरफ से अभी हो रहा था। ठीक है, और कहीं से नहीं हो रहा था। फिर हम लोग देखते हैं जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय की बात करते हैं। क्षत्रिय जो वर्ड है वो क्षत्र से आया है, मैंने सैन्य बल बोला जाता है, उसका अर्थ किसी भी तरीके से। और ये रक्षा करने वाला, इसका मतलब होता है कि रक्षा करने वाला, हमें असुरों से रक्षा की जाएगी, या हमें जैसे कहते हैं ना हमारे तारनहार आ गए, अब हमें इनके पापों से मतलब जो ये हम पे अत्याचार करते उससे आजादी मिलेगी, उस तरीके का इनका काम होता था। तो जो भी फाइटर जो उत्सुक थे फाइट करने के लिए, उन सबको ये प्रिजर्व करते थे। उस कैटेगरी में ये लोग आते, जैसे मान लो अभी हमारे आर्मी है, ठीक है, सेना पे सरहद पे आर्मी है, तो वो ये काम करती थी, तो इन लोगों को क्षत्रिय बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैश्य, इसमें हम लोग देखते हैं कि वैश्य का जो शाब्दिक उल्लेख मिलता है या अर्थ मिलता है, उसमें कई अर्थों में देखते हैं। जैसे जनजाति के तरीके से हम देख सकते हैं इसको, वैश्य को जनजाति, ठीक है, किसानी करने वाले, ठीक है, या और देख सकते हैं मनुष्य क्या समूह, ठीक है, मनुष्य के समूह या का समूह, ठीक है, जो भी है समूह, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल। और जनजाति मतलब एक ट्राइबल्स पीपल या हो गए। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि सन्निवेश हो गए, तो हम नॉर्मल पीपल बिजनेसमैन को भी इसमें डालेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ इनको ये काम करना ही पड़ता था, नहीं, अगर इनका बेटा है, अगर वो फाइट करना चाहता है तो वो इधर आ सकता है, सॉरी, इनका बेटा है तो फाइट करना चाहता है इधर आ सकता है, और इसका बेटा है अगर ये काम करना चाहता है तो वो इधर आ सकता है, और इसका बेटा है तो अगर ये काम करना चाहता है ये, नहीं तो क्षत्रिय वाला। तो कोई रोक टोक नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था, बस वो अपना काम मतलब होता था, व्यवसाय आप कौन सा कर रहे हो उस पर डिपेंड होता था, सब प्रेम भाव से रहते थे, कोई फाइट कोई कुछ नहीं होता था। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, बाकी जो जनता थी वो ऋग्वेद में जो ये वर्ड है वैश्य, इससे हमने जाना कि हमें ये जनजाति या मनुष्य का समूह या सन्निवेश कई तरीकों से हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोगों को ये लगता है कि आर एस शर्मा जो एक राइटर हैं, इनका मानना है कि जो भी जनजाति थी, ये जो आर्य के बारे में, ये संचारशील, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह करते थे ताकि इनको इनको और इनके जानवरों को भोजन प्राप्त हो सके। बंजारे की तरह एक चरवाहा के तरीके से ये जाते थे और वहां अपना करते थे, भ्रमण करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, और उनपे कोई भी वो कालांतर तक कोई भी उत्पादन या कहे कि 3 वर्णों में कोई कठोरता नहीं आई थी। ये सब इनका कहना है, आर एस शर्मा का कहना है। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से करिएगा, कोई भी कठोरता नहीं आई थी, सब प्रेम पूर्वक खुशी से रहते थे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। ये 3 आ गया, अब इसमें एक आएगा नया वर्ण। इस समय तक कोई कुछ नहीं था, सब खुशी मंगल भाव से रहते थे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे शूद्र वर्ण।
इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है, इसमें भी मैं क्या बताऊंगा अच्छे से। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो आर्य थे उन्होंने अनार्यों को हरा के एक सामाजिक संगठन की नींव रखी थी। ठीक है, और कालांतर में एक चौथा वर्ण जो कि शूद्र था वो आ गया। अब समय में कुछ समय बाद शूद्र जो था ये वर्ण कहा जाए तो समाज में उत्पन्न हुआ, उदय हुआ। इसमें क्या था, शूद्र वर्ण में लोग थे, श्रमिक लेबर थे। जैसे मान लो कोई मिस्त्री हो गए, या कहो कोई मजदूर हो गए, या कहो कोई भी हो, वो यहाँ पे आ गए और उन लोगों को ये बोला गया। इसमें कोई किसी को नीचा नहीं दिखाना, कोई किसी को कुछ नहीं करना, इस फिराद में मत रहना, सब और सब प्रेम पूर्वक रहते थे। इसमें समय जैसे समय बढ़ेगा धीरे धीरे बहुत से लोग आएंगे। इसमें कारपेंटर्स आ जाते हैं, बिजनेसमैन तो नहीं आएंगे, कारपेंटर्स आ जाते हैं, और भी अब जैसे जब हम वैश्य कर रहे थे, वैश्य में सभी जनजातियां आई थी, सन्निवेश आए थे, और भी काफी लोग आए थे। तो अब उनमें से भी जैसे कुछ लोग हो गए, यार अब हमने कुछ और भी काम करना है, थोड़ा हम फ्री और होना चाहते हैं, तो एक ये वर्ण आया और इसमें कुछ लोगों ने अपना हस्तक्षेप किया, अपनी एंट्री की। ठीक है, तो उसमें कौन कौन थे वो मैं आपको बता दूं। तो आर्य शर्मा ने इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया एक बात बोली है, मैं आपको पहले वो बात बताता हूं। आर्य शर्मा बहुत अच्छे राइटर हैं। ठीक है, इन्होंने एक बात बोली है, क्या बोली है इसको मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये बात कुछ इनके रेफरेंसेस होते हैं ना, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि आर्य शर्मा ने शूद्र वर्ण की उत्पत्ति के ऊपर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए यह प्रतिपादित किया है कि वस्तुतः इस वर्ग में आर्य तथा अनार्य दोनों ही वर्गों के लोग शामिल थे। आर्थिक और तथा सामाजिक विषमताओं के फलस्वरूप दोनों ही वर्णों में श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। बाद में सभी श्रमिक की सामान्य संज्ञा शूद्र हो गई। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि इसमें ये बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अनार्य होंगे, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। कोई आपको बोले सीधा उसका खंडन करो। इसमें क्या है, इन दोनों वर्णों के मतलब जो ये सारी चीजें थी वो तो आर्य ने डिवाइडेशन की थी, मगर अब शूद्र थे, शूद्र में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहीं के लोग थे, नहीं, उसमें ये सारे शामिल थे। इन दोनों वर्ण, इन दोनों लोगों के जो भी ये समूह है, इन दोनों के समूह के लोग शूद्रों में थे, और उनमें जो श्रमिक लेबर थे उनको बाद में एक सामान्य संज्ञा दी गई, जिसको बोला जाता था, सामान्य संज्ञा दी गई जिसे शूद्र कहा गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्य शिल्पियों में भी हमें काफी चीजें मिलती हैं कि जो भी उनके वंशज थे उनको भी शूद्र कहा गया। या धीरे धीरे जब इससे बढ़ता गया सामान, जैसे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता गया, इन्होंने एक हमें, हाँ, एक चीज, ये शूद्र शब्द है, ये शब्द शूद्र है, इसकी सबसे पहला उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें इसके बारे में मिलता है, जो कि पुरुष सूक्त, ठीक है, में अंकित है। पुरुष सूक्त में ये बताया गया है, सर्वप्रथम हमें मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में सबसे पहले ये यूज हुआ है। इस चीज पे फोकस करना, ठीक है। तो ये चीज थी हमारी शूद्र पे। आर्य शर्मा ने इसके बारे में क्या बोला है कि इसमें सिर्फ वो नहीं थे कि सिर्फ इसमें यहाँ के मूल निवासी थे, नहीं, इसमें आर्यों से अनार्यों से जो भी काम करना चाहता था वो थे। और दीज आर द 4 पिलर ऑफ द सोशल लाइफ। ये समाज के 4 पिलर थे, अगर ये ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद इन्होंने एक कहा जाता है कि इंसानों की देवताओं ने कुछ एक मनुष्य की बलि दी और उससे उससे इनका जन्म हुआ। कैसे? जैसे मुख से ब्राह्मण हुए, जैसे मान लो, एक मिनट मैं बताता हूँ, हाँ, मैं स्टिक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ आपको। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे ये मुंह है, मुख से हुए ब्राह्मण,
ठीक है। ब्राह्मण हुए, भुजाओं से हुए क्षत्रिय, ठीक है। उरु से हुए, उर्वा से हुए वैश्य, ठीक है। और यहां से हुए शूद्र। और एक ऋषि ने, इस चीज पे भी फोकस डालना कि एक ऋषि ने ये बात ऋग्वेद के एक स्थान पे ये बात अंकित की गई है, एक बात लिखी गई है कि जो एक ऋषि ने ये बात बोली हुई है कि मैं कवि हूं, मतलब मैं जो हूं मैं कवि हूं, मेरे पापा, मेरे फादर एक वैद्य हैं, यानी वो डॉक्टर हैं, ठीक है। वैद्य भी ऋषियों में आते हैं, वैद्य हैं। और मेरी माता अन्न पीसने का काम करती है। तो इससे हमें एक चीज ये कंफर्म हो जाती है कि इस समय कोई कठोरता नहीं थी, कोई जातिवाद नहीं था, कोई प्रेशराइज करके कि नहीं तुम्हें ब्राह्मण ही बनना है, नहीं तुम्हें क्षत्रिय ही बनना है, नहीं तुम्हें शूद्र ही बनना है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और इन्होंने काफी समय बाद ये भ्रमण करते थे, मगर आर्य जो भ्रमण करते थे, मगर बाद में कुछ समय हुए कृष्टि वाला, मतलब कि वह एक जगह रह के वहां पे काम करने लगे, ठीक है। तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाला कोई प्रेशराइज नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ वो कहते थे कि जिसको जो काम करना है वो उस कैटेगरी में काम कर सकता है। क्योंकि देखिए, आपको अगर कोई भी समाज में आगे नाम लेके जाना तो आपको एक आइडेंटिटी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा एक बच्चा मान लो जन्म लिया तो उसकी क्या आइडेंटिटी है कि वो अपने फादर है या मदर का बच्चा है। अब ये तो है नहीं कि भाई ये बच्चा है, ये बच्चा क्या है, बच्चा ये तो पता है, पर उसके लिए भी एक चीज यूज हुई, एक नाम यूज हुआ, एक संज्ञा यूज हुई, जो कि बच्चा वर्ड जो है वो यूज हुआ। तो इसीलिए कि किसी भी चीज को बताने के लिए आपको एक वर्ड की जरूरत होती है, तो वो वर्ड्स ये निकल गया। कोई इसमें प्रेशराइज नहीं था, ऋग्वेद में कोई जाति प्रथा नहीं थी, कोई वो जबरदस्ती वाली चीज नहीं थी कि हाँ सिर्फ ऊंची स्थान पे बैठने वाला ही हेरिडिटरी थी, नहीं कि मतलब उस वंशवाद, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये चीज कर लेना। और बहुत समय बाद कालांतर में जाके जाति व्यवस्था आई, जाति व्यवस्था आई, उससे पहले कुछ भी नहीं आया था, ठीक है। बहुत आगे जाके कालांतर में जाके जाति प्रथा आई। तो आज हमने किया वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था हमने बहुत अच्छे से किया। कोई डाउट हो, कोई ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसके नाम है एडीएस स्टडीज के साथ सौरभ। जय हिंद, जय भारत।